सर भेज दिया। ठीक है, वो इनफ है अगर आप उसको सही से कर ले तो। ठीक है, एक मिनट, ये लाइटिंग ज्यादा हो रहा है। ओके देखते, तो देखिए यहाँ पे अल्कोहल में ना, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहला वाला मैकेनिज्म। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, एल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, किससे? एल्कीन से अल्कोहल बनाने वाला मैकेनिज्म। दूसरा एक और मैकेनिज्म आएगा, ठीक है, बीच में आएगा कहीं, जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, अल्कोहल से एल्कीन बनाते हैं। तो ये दोनों मैकेनिज्म देख लीजिएगा किसका स्टेप में कौन सा फॉर्मेशन होता है और कौन सा नहीं। उसके बाद ना यहाँ पे प्रिपरेशन आएगा रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। क्या आएगा? रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। जब अल्कोहल को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या बनता है? ठीक है, तो वो एल्डिहाइड की टोन वगैरह आएगा। और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज करते हैं तो बेसिकली क्या बनता है आपका वही चीज देता है, जैसे रिडक्ट करते हैं अल्कोहल को तो आपको एल्डिहाइड की टोन वगैरह देगा, तो वैसे ही ऑक्सीडाइज करेंगे अल्कोहल को तो उसका उल्टा देगा। ठीक है, एल्डिहाइड की टोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीजें देगा। उसके बाद आ जाता है आपके पास ये फेनॉल के उसमें नेम रिएक्शन आते हैं कुछ, नेम रिएक्शन, जिसमें आ जाएगा आपका कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बेसिकली फेनॉल वाला है, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड देन आ जाएगा आपका रीमर टीमन, उसके नीचे तीन चार और इक्वेशन दे रखा है, रीमर टीमन रिएक्शन, इसके नीचे तीन चार और रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद जिंक, वो चारों रिएक्शन ध्यान में रखिएगा। ठीक है दिव्यम, यस सर। तो ये सारी चीजें कर लीजिएगा। इसके बाद जो गैप में होगा वो मैं और चीजें क्लियर करा दूंगा। इसके बाद जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का करते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स में बट ऑलमोस्ट, मतलब हाँ अल्कोहल में बस इतना इम्पोर्टेंट है? हाँ इतना, और फिर नोमेनक्लेचर तो आएगा ही आएगा, चूंकि एमसीक्यूज है तो नोमेनक्लेचर पूछेगा आपसे। ठीक है, और वहां पे जो डिवीजन है ना, बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें अलाइलिक आएगा, विनाइलिक आएगा, जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, बेंजाइलिक, अराइल। ठीक है, अलाइलिक पढ़ा था कि नहीं फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने? यस सर, यस सर। तो वो चीज भी पूछ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइलिक अल्कोहल या विनाइलिक अल्कोहल, तो उसे भी पढ़ना है आपको। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेसिकली। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वगैरह तो बता ही देंगे आप। हाँ सर। हाँ, तो ये अभी उतना टाइम नहीं है, इतना पढ़ने के लिए काफी है अभी, फिर बीच में जो गैप मिलेगा ना, तो उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे। ठीक है, ओके इतना कर सर। लीजिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब देखिए बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो मैंने जो नोट्स भेजा है उसको पूरा करिएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ठीक है, सर बट टॉपिक वाइज क्या इम्पोर्टेंट है? टॉपिक वाइज देखिए, उसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखा है वो सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे अब टॉपिक वाइज मैं ये बता सकता हूँ आपको, लास्ट का टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वहां पे प्रोटीन्स है, सबसे पहले प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन ये देखना है। उसके बाद आ जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डीएनए, आरएनए वगैरह आएगा, पेप्टाइड्स यहाँ पे आ जाता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पे आएगा कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसकी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा, पहला ही जो आपने पीडीएफ देखा होगा तो उसमें लिखा होगा मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्लस उसमें आ जाएगा ग्लूकोज वगैरह के बारे में, ग्लूकोज देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर देखने के बाद हम इसके अलग अलग चीजों से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्स के पहले जो गैप होगा उसमें तो क्लास लेंगे ना आप? यस सर। हाँ, तो उस टाइम मैं बता दूंगा कि वो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, ऐसे देखे होंगे आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो हम
बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उसी टाइम बता दूंगा मैं, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी जो मैं नोट्स भेजा हूँ एकदम ही इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ ये पूरे चैप्टर्स नहीं है, इम्पोर्टेंट्स हैं बस। और रही बात पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में देख लेंगे हम लोग, हमारे पास क्या है। पी ब्लॉक में हमने आज पूरा 15 कंप्लीट हो जाएगा, एक बार 15 कंप्लीट हो गया पूरा, और 16 मेरे ख्याल से शुरू भी हो जाएगा। तो ये अगर 15-16 हो गया अपना ठीक है। देखिए पी ब्लॉक में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर हर ग्रुप में आपका रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे, एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे, बेसिक कैरेक्टर अगर होगा वो भी देखेंगे, ठीक है। फिर से बॉन्ड एंगल देखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। पी ब्लॉक काफी बड़ा है और काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले बोर्ड में इसके साथ इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज का यही चैप्टर है, 8 मार्क्स का पहले था, अभी तो देखते हैं कितने मार्क्स का आता है। तो इसमें 15th ग्रुप में जितना मैंने कराया है उसको पढ़िएगा, 16th ग्रुप में जितना कराऊंगा उसको पढ़िएगा, 17th 18th में मैं आपको या तो इम्पोर्टेंट बता दूंगा, या फिर अगर 17th हो गया तो 18th तो बहुत आसान है और छोटा है, ठीक है। जितने भी ऑर्डर्स होंगे सारा मैं लिखवा दूंगा आपको, और इसमें जनरली ऑर्डर ही पूछेगा आपको और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्टिव होता तो उसमें रीजन पूछता, जैसे कि मैंने लिखवाया आपको 15th ग्रुप में कि नाइट्रोजन गैस, ठीक है, सर बस नाइट्रोजन जो N2 ऑर्डर है आता है वो और बताने के फॉस्फोरस लिए तो P4। कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि ठीक है तो ये। हाँ। जब ऑर्डर बताऊंगा आपको तो साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी पता होगा ना, ऐसा थोड़ी है बस ऑर्डर लिखवा हाँ दूंगा। हाँ यस सर। ये क्यों है आपके दिमाग में आएगा, मैं आंसर दूंगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बस ऑर्डर बता दिए हाँ हो गया, आपके दिमाग में तो चलेगा ना यही क्यों है, आपके आंसर्स तो कुछ ना कुछ होंगे ना, सर ऐसा नहीं है ऐसा होना चाहिए। हो सकता है वो सही भी हो गलत हो, ठीक है। सही हो तो रीजन पूछूंगा, गलत हो तो मैं रीजन बताऊंगा आपको कि सही क्या है और क्यों है, ठीक है। ओके दिव्यम, यस सर। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। वेट अ मिनट। तो चलिए यहाँ पे देखिए अपने पास आता है एक फजांस रूल, ये भी पूछ सकता है, और ये क्लास 11th में आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। मैं इस चैप्टर से ज्यादा मैं 11th के चैप्टर को ले रहा हूँ क्योंकि वहां से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। जैसे फजांस रूल इसमें पूछ सकता है, ठीक है। अब फजांस रूल क्या होता है ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए एकदम सुनिए आराम से, इजिली हो जाएगा। देखिए फजांस रूल क्या होता है कि फजान ने ये बोला था, या फिर यूं कह लीजिए कि कोई भी कंपाउंड अगर आयनिक है तो वो 100% आयनिक नहीं होगा, और कोई भी कंपाउंड कोवलेंट है तो वो 100% कोवलेंट नहीं होगा। तो क्या होगा, बेसिकली अगर कोई कंपाउंड आयनिक है तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट कोवलेंट होता है, और कोई कंपाउंड कोवलेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक होता है। एज फॉर एग्जांपल अगर NaCl अगर आप देखेंगे, NaCl का मतलब क्या हो गया, +1 इस पे और -1 इस पे, यही तो होता है NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है दिव्यम। यस सर। अब देखिए यहाँ पे अगर HCl की बात कर ले हम लोग, ठीक है, HCl, ठीक है। HCl की जब बात करेंगे तो आपने देखा होगा, या HF की बात कर ले तो आपने देखा होगा कि F पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और इस पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्मॉल चार्ज। और HF जो होता है वो कोवलेंट कंपाउंड होता है कि नहीं, ये कोवलेंट कंपाउंड होता है ना। यस सर। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव किस में होता है, आयनिक में होता है, ठीक है। लेकिन अगर जरा सा पॉजिटिव जरा सा नेगेटिव है, यानी ये जरा सा थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी रखता है कि नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ ना। हाँ, तो बेसिकली यही कहा फजांस रूल ने कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, और कोई भी कंपाउंड 100% कोवलेंट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर भी हो सकते हैं और कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर हो सकते हैं कोवलेंट में, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया कि आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर का रीअरेंजमेंट कराया, ऑर्डर लिखवाया, ठीक है। और उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, अब रूल्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बोला कि साइज ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली क्यों लिख रहा हूँ, साइज ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग
पावर। अब ये पोलराइजिंग पावर क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। पोलराइजिंग पावर क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक होता है आपके पास एक केटाइन है। केटाइन जनरली छोटा होता है, ये केटाइन है, ठीक है। और ये एनायन, अनायन जनरली बड़ा होता है केटाइन से, है कि नहीं, ये बात सही है। यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये केटायन जो है ना बेसिकली इस अनायन को अपने तरफ खींचता है, ठीक है। यानी इसके पास एक पावर होता है जिस पावर से खींचता है अपने तरफ, इस अनायन को डिस्टॉर्ट करता है, डिफॉर्म करता है, अपने तरफ खींच के उसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ता है। उस पावर को हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं। क्लियर है। यस सर। अब जितना ज्यादा पावर होगा, पोलराइजिंग पावर इसके पास होगा, उतना ज्यादा ये खींचेगा अपने तरफ, विड्रॉ करेगा। और ऐसा लगेगा कि ये जा रहा है ओवरलैप होने। और ओवरलैपिंग कहाँ होती है, कोवलेंट कंपाउंड में होती है कि नहीं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। यस सर। तो बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि साइज ऑफ केटायन जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। और पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा, पीपी लिख रहा हूं मैं, पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उसके पास। क्योंकि पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा अपने तरफ खींचेगा, उतना ज्यादा उसको डिस्टॉर्ट करेगा, तो ऐसा लगेगा वो ज्यादा ओवरलैप होने वाला है एज कम्पेयर टू कम पोलराइजिंग पावर वाला। तो इसलिए साइज ऑफ केटायन जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। क्लियर है। यस सर। अब देखिए दूसरा फैक्टर क्या आता है। दूसरा फैक्टर ये आता है चार्ज ऑन केटायन। चार्ज ऑन केटायन। अब बताइए किसी केटायन पे अगर चार्ज बढ़ा दिया हमने, जस्ट सपोज Na प्लस Mg+2 एंड देन Al+3, सबसे छोटा कौन है इसमें? Na प्लस Mg+2 Al+3 सबसे छोटा कौन है? सर Na+। नहीं, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है वो इतना छोटा होता है। और दूसरी बात कि ये सोडियम यहाँ होता है, पीरियड में देखेंगे तो ये सारे के सारे थर्ड पीरियड एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, और ये पी में जाके एल्युमिनियम होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करती है ना। यस इन अ सर। पीरियड व्हेन यस वी सर। मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। और देखिए, और एक बात और ध्यान में रखिए कि जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना ज्यादा छोटा, और जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना ज्यादा बड़ा, ठीक है। ये होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। यस सर। तो जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना बड़ा होगा इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना छोटा होगा इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो एक बात बताइए, चार्ज ऑन केटायन बढ़ाएंगे, चार्ज उस पे बढ़ाएंगे तो उसका साइज छोटा होगा, ठीक है, होगा ना। यस। यस और सर। जब साइज छोटा होगा, जब केटायन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। यस सर। यहाँ पे यही बोल रहे हैं ना, साइज ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। यानी साइज ऑफ केटायन जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे चार्ज ऑन केटायन बढ़ाया हमने, उसका साइज छोटा हुआ, साइज छोटा होते ही पोलराइजिंग पावर बढ़ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ गया। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड देखेंगे हम साइज ऑफ अनायन। साइज ऑफ अनायन, अगर बताइए अनायन का साइज बढ़ा दें हम लोग तो वो इजीली डिफॉर्म होगा या फिर टफ होगा उसको डिफॉर्म करना? सर अगर साइज बढ़ा दें अनायन का, हाँ। तो हाँ सर वो इजीली डिफॉर्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उस अनायन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू लार्ज साइज। तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। और जो पोलराइजेबिलिटी होगी आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना जल्दी जितना ज्यादा डिफॉर्म होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइज होगा, और वो कोवेलेंट कैरेक्टर से उतना ज्यादा होगा। फिर चौथा ले लेते हैं हम लोग, चार्ज ऑन अनायन। मैंने एक पॉइंट बोला आपसे कि अनायन पे चार्ज बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ेगी, और अनायन पे चार्ज बढ़ाएंगे हम लोग तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं, साइज जब बढ़ेगी तो। यस सर। और ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। आपने ये पढ़ा था, ये 11th में पढ़ा है आपने। यस सर, पढ़ा था सर मैंने। चलिए मैं एक एग्जांपल भी समझा देता हूँ। LiCl है, NaCl है, KCl है,
एंड देन RbCl है। देखिए इसमें अब पूछेगा सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, तो Cl सब में सेम है, यानी अनायन सेम है। अब केटायन को देख लेंगे तो Li प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा Na प्लस, एंड देन हो जाएगा K प्लस, और यहाँ हो जाएगा Rb प्लस। अब देख लेंगे इसमें साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ कोटायन सबसे छोटा ये, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट, देन ये। क्लियर है? यस सर। अगर इसी को मैं ऐसे ले लेता कि LiF LiCl LiBr Li। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि केटायन केटायन सेम है, तो अनायन देख लेंगे F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड देन I माइनस। ठीक है, क्योंकि केटायन सेम है ना, तो अब देख लेंगे चार्ज भी सेम है, तो साइज ऑफ अनायन देख लेंगे, साइज ऑफ अनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर, तो ऐसे हो जाएगा। ये लिख लीजिए। यस सर, लिख लिया। लिख लिया आपने? यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे कुछ सवाल दे रहा हूँ मैं, उसको लिखिए जरा। FeCl2 FeCl3, ठीक है, PCl5 PCl3, PbCl4। चलिए जरा करिए। सर इन सबका साइज ऑफ कटायन बताना है। नहीं नहीं, इसका कोवलेंट कैरेक्टर बताइए किसका ज्यादा होगा, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। सर पहले केस में FeCl3 का ज्यादा होगा। FeCl, 3। वेरी गुड। कैसे किया आपने? चार्ज निकाल लिया, क्लोरीन क्लोरीन सेम है, तो इसके देखा आपने +3, और इस पे क्या है +2 है, तो इसमें ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, सर PCl5 ज्यादा होगा। PCl5 ज्यादा होगा, वेरी गुड। +5 +3, इसमें +4 और इसमें +2, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर मैं ऐसे दे देता हूँ BiCl5 एंड BiCl3, इसमें ज्यादा किसका होगा? सर BiCl5। वेरी गुड, ये +5 होगा, ये +3। चार्ज ऑन केटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। क्लियर है? इससे पता चला, यहाँ पे ये दोनों करवाना इसलिए इम्पोर्टेंट था, इससे पता चला पेंटाहेलाइड जो होते हैं, पेंटाहेलाइड कंपाउंड have more covalent character than trihalide.
ये बात सही है, ये आपको पूछ सकता है एमसीक्यूज में। ठीक है, पेंटा हैलाइड ज्यादा कोवलेंट है या फिर ट्राई हैलाइड, तो पेंटा हैलाइड। ठीक है। यस सर। चलो हो गया। दिव्यम यस सर। हो गया। यस सर। जस्ट मिनट। लिख लिया आपने? यस सर, लिख चुका हूँ। अच्छा, मैं आपका वेट कर रहा था, बोलेंगे वो जस्ट अ मिनट। ऐसा लगा मुझे। चलिए, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है इसी 15th ग्रुप का, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ पेंटाहेलाइड्स। शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ पेंटाहेलाइड्स। तो यहाँ देखिए, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ पेंटाहेलाइड्स की जब बात करें तो यहाँ बेसिकली PCl5 की बात होती है, और यहाँ से आपको सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पे जब सबसे पहले PCl5 की जब बात करते हैं हम लोग, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेसिकली बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है। क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर हमें पता है तो यहाँ पे कर देंगे बॉन्ड प्लस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। और आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ इंटू, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, 1 मिनट रुक जाइएगा। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, बॉन्ड पेयर कितना है, 5 है, और लोन पेयर 0 है, तो यहाँ पे सीधे आ जाएगा 5, विच मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d आएगा कि नहीं? यस सर। sp3d आएगा।
सा। अब देख लीजिए यहाँ पे लोन पेयर देखेंगे तो एक भी लोन पेयर नहीं होगा। लोन पेयर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो इस पे लोन पेयर एक भी नहीं है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और पांचों बॉन्डेड है क्लोरीन से। तो इसकी स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो ये PCl5 ऐसे रहता है, ध्यान दीजिएगा जरा। एक क्लोरीन ऐसे होता है, एक क्लोरीन, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अजीब सा हो गया, ठीक है। एक क्लोरीन आपका ऐसे होता है, ठीक है, और एक क्लोरीन आपका ऐसे होगा, एंड देन एक क्लोरीन ऊपर होता है ऐसे और एक नीचे होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो ये है इसको कहते हैं एक्सियल, इसको भी कहते हैं एक्सियल, ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल और ये इक्विटोरियल, और ये ऐसे बॉन्डेड होता है, ठीक है। ये एक मिनट रुक जाइए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये ऐसे होता है, यहाँ पे कर दिया मैंने। ये ऐसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्राइगोनल प्लेनर टाइप नीचे वाला होता है। और एक बात और ध्यान में रखने वाला इसमें ये है कि आपका जो ये वाला एंगल होता है, कौन सा ये वाला, तो ये वाला तो दिख रहा है आपको कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा ये, 180। 180। और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। और ये वाला एंगल अभी बात करेंगे ये 72 डिग्री का होता है, 120 डिग्री, ये 120, ये भी 120। ये एक्चुअल में ये जो ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा, ये नीचे वाला थोड़ा सा अजीब सा बन गया और ये ऐसे होता है। तो बेसिकली ये एक ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ बनाता है, उसके बाद ये ऐसे होता है। तो इस वाले बॉन्ड को इक्विटोरियल, इसको इक्विटोरियल, इसको इक्विटोरियल और इसको एक्सियल और इसको एक्सियल कहते हैं। तो पहले ये लिख लीजिए और यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसके बारे में होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। हो जाए तो बताइएगा दिव्यम। सडन। डन। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है अपने पास, यहाँ sp3d जो जिसकी बात हो रही थी ना, इसमें दो टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है। ये sp3d एक ऐसा है, ठीक है, जिसमें जो बॉन्ड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे इनकेस अगर हम CH4, अगर सारा मतलब कार्बन से अटैच जितने भी एटम हैं, ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अगर आपके सेम है तो CH4 में हर एक बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि PCl5 सारे के सारे क्लोरीन है, फिर भी इसमें बॉन्ड लेंथ ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे क्या होता है, जैसे sp3d में दो टाइप का बॉन्ड आता है। एक आता है आपका एक्सियल और दूसरे को कहते हैं हम लोग एक्सियल बॉन्ड कहते हैं एक को, और दूसरे को कहते हैं हम लोग इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या कहते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड। तो ये इक्विटोरियल बॉन्ड 3 होता है और एक्सियल बॉन्ड 2 होता है। अब यहाँ पे एंगल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक्सियल इक्विटोरियल का एंगल 90 डिग्री होता है, एक इक्विटोरियल इक्विटोरियल का एंगल 120 डिग्री होता है, ये पूछ सकता है। और एक्सियल एक्सियल के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। मैंने दिखा भी दिया था एक्सियल एक्सियल 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना जरूरी है, इन sp3d, इन सॉरी एस क्यू लिख दिया, इन sp3d all angles are not equivalent, all angles are, all bonds, sorry, एंगल तो अलग अलग होता है, all bonds are not equivalent। सारे एंगल क्या होते हैं, सारे बॉन्ड क्या होते हैं, इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जो एक्सियल वाला होता है वो लार्जर देन इक्विटोरियल कहूंगा मैं, ये लिख लीजिए।
सर आपने वो NaAl बॉन्ड लिखा है? एक्सियल एक्सियल, वेट अ मिनट, एक्सियल बोल रहा था ना, एक्सियल, AXIAL, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड। डन, सर जस्ट 1 मिनट। ओके। यस सर डन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया एक्सेल जो होता है वो लार्जर होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन PCl5, आप भी साथ में लिखिए, all PCl bonds are not equivalent. The PCl bond at equatorial at axial position has higher bond length than PCl bond at equatorial bond. PCl bond at equatorial position. It is due to the more bond pair repulsion at axial position, तो बेसिकली यहाँ क्या होता है कि, एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ क्या होता है कि अभी मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये P है आपके पास, ये Cl है, ये Cl है आपके पास, ये Cl है आपके पास, ये Cl है, और इधर Cl आ जाएगा और ये इधर Cl चला जाएगा। तो यहाँ क्या देखेंगे कि इनमें जब रिपल्सन होता है, इधर से भी बॉन्ड से रिपल्सन होता है, इधर से भी बॉन्ड से रिपल्सन होता है, इसमें भी रिपल्सन होता है एक्सियल पोजीशन पे, ये ए है, ये ए है, ये इक्विटोरियल और ये इक्विटोरियल। तो बेसिकली इसमें रिपल्सन होने की वजह से Cl जो है थोड़ा और दूर चला जाता है ताकि रिपल्सन मिनिमम हो जाए, और जब Cl दूर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि PCl5 ऐसा पूछ सकता है कि हीट करते हैं तो Cl2 टूट जाता है, 2 क्लोरीन बाहर निकल जाता है, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है और बॉन्ड बिकम्स वीक, ठीक है। और कौन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और एक्सियल का ज्यादा है, तो यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड ब्रेक होता है। ये भी सवाल पूछ सकता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक्सियल या इक्विटोरियल।
तो यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि एक्सियल बॉन्ड का लेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है। दिव्यम, क्लियर है? यस सर। इसे लिख लीजिए। आपको बोलो शूट, ठीक है? यस सर लिखिए। समझ में आ गया? यहाँ पूछता है कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, तो एक्सियल वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा और बात करेंगे कि मतलब ये बॉन्ड लेंथ जो है अलग तरीके से कि बड़ा क्यों होता है, छोटा क्यों होता है। ठीक है, ये जेई में पूछा जाता है ऐसे एस कैरेक्टर के टर्म में। ठीक है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में तो कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, जैसे सी एल और सी एल। ठीक है, यहाँ भी सी एल आएगा और कहाँ सी एल आएगा, यहाँ सी एल आएगा और इसके नीचे भी सी एल आएगा। तो आपको पता है, ठीक है, एक चीज बताइए, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है आपको, कौन सा ट्राइगोनल प्लेनर, ये दिख रहा है ट्राइगोनल प्लेनर कि नहीं आपको? ये जो मैंने 3 लिखा है यस ट्राइगोनल दिख रहा है। यस और ट्राइगोनल प्लेनर देखिए बेसिकली sp3d दो का मिक्सचर है, एक sp2 का जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है और एक pd का। तभी तो pd प्लस sp2 करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, sp3d मिलेगा। क्लियर है ये बात? यस मैंने सर। क्यों किया है sp3 इज इक्वल टू sp2 प्लस pd। तो बीच में आप देख रहे हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ जो sp2 वाला है, ठीक है, sp2 वाला कौन सा है, इक्विटोरियल है कि नहीं? sp2 वाला ये भी इक्विटोरियल होगा, ये भी इक्विटोरियल, ये भी इक्विटोरियल। और pd वाला जो है वो एक्सियल होगा कि नहीं? यहाँ पे यानी देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। तो ये जो इक्विटोरियल पे है यहाँ पे sp2 का मिक्सिंग हुआ है, s और p का। और जो cl वाला हुआ है उस पे pd का किया हुआ है। किसका हुआ है? pd का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जरा, आपने पढ़ा होगा कि s कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है कि नहीं? ये पढ़ा आपने? दिव्यम, यस सर। यस सर। पढ़ा है ना? एस यस सर। कैरेक्टर इंक्रीज। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं एस कैरेक्टर की, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ, बेसिकली बॉन्ड लेंथ इज स्ट्रॉन्गर। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब उस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर होगा। यानी बॉन्ड लेंथ जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आई? यस सर। ऐसे ही यहाँ पे अगर परसेंटेज कैरेक्टर की जब बात कर रहे हैं, जहां परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज होगी वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। अब यहाँ पे देखिए जब sp2 की बात की है यानी अराउंड इक्विटोरियल की बात की है तो यहाँ पे s कैरेक्टर है 33%। लेकिन pd की जब बात की है, एक्सियल की बात की है, वहां पे तो s है ही नहीं। तो यहाँ पे s होने की वजह से इसमें बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर होगा, विच मीन्स बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर गया। और s कैरेक्टर अगर डिक्रीज, इसमें s कैरेक्टर है ही नहीं तो वहां पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ तो ये सर। भी एक रीजन हो जाएगा आपका कि बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा और कम होता है। ठीक है, इसे लिख लीजिए।
तो सेकंड पॉइंट क्या है कि एस कैरेक्टर कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। हाँ, तो जब उसका इस फर्स्ट पॉइंट में भी तो दो बार जैसे बॉन्ड जब लेंथ इस है। कैरेक्टर इंक्रीज, जी जी जी, मतलब फर्स्ट फर्स्ट जो आपने पॉइंट लिखा उसमें आपने लिखा है बॉन्ड लेंथ इज स्ट्रॉन्गर एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस फर्स्ट पॉइंट में कॉमा बॉन्ड लेंथ। तो हम्म। उसका क्या मतलब इसमें क्या है, ये दूसरे वाले में एस कैरेक्टर है ही नहीं, यानी एस कैरेक्टर इसमें डिक्रीज हो गई एज कम्पेयर विद रिस्पेक्ट टू sp2। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इक्विटोरियल, तो यानी एस कैरेक्टर डिक्रीज हुई। तो अगर इस कैरेक्टर इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है, तो इस कैरेक्टर कम होने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी कि नहीं? है? यस सर। बस वही बात है। हो गया। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और अब अपना ये करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब जब कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड यहाँ पे दो स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, एक होगा आपके पास गैस और दूसरा हो जाएगा अपने पास सॉलिड। अब ये होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। गैस वाला जो होता है ये शोज कोवलेंट कैरेक्टर, शोज कोवलेंट कैरेक्टर। और जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो ये शो करता है आयनिक कैरेक्टर, शोज आयनिक कैरेक्टर। अब ये कैसे होता है बेसिकली, आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मिलन। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, ये भी पूछ सकता है आपका। पहला पॉइंट मैं लिख देता हूँ, PCl5 इज आयनिक इन नेचर। ठीक है, किस में, सॉलिड स्टेट में, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट, अब सॉलिड देखिए गैसियस स्टेट में PCl5 जो होता है वो इक्वेटोरियल एक्सियल जैसे मैंने बताया वैसे ही रहता है। लेकिन सॉलिड स्टेट में कैसा होता है इसको देखते हैं। इन सॉलिड स्टेट PCl5 एग्जिस्ट एज PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। बेसिकली ये अपने आप को किस टाइप से बना लेता है, जस्ट सपोज PCl5 है, अब ये सॉलिड स्टेट में जाता है, ये 2 मोल मिला और ये क्या बना लेता है, PCl4, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव एंड देन PCl6, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप बना लेता है। तो सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट एज आयनिक कंपाउंड, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। हो गया। 7 में। ओके।
Yes, sir. वेरी गुड, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। जस्ट सपोज PCl5 था तो वहां पे मैं ले लेता हूँ ABN। तो सॉलिड फॉर्म में ये बेसिकली क्या होता है, AB प्लस में चला जाता है और N-1 हो जाता है, और यहाँ पे B माइनस में हो जाता है। बात वही है कि यहाँ पे PCl5 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इसमें का एक क्लोरीन दूसरे वाले मतलब फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो ये Cl माइनस होगा, और यहाँ पे PCl4 हो जाएगा। और चूंकि क्लोरीन ने इस फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन लेके भागा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा दिव्यम। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे भी तो वही लिखा है ना, ABN AB प्लस N-1। यहाँ PCl5 था तो PCl4 हो गया, प्लस में चला गया। यहाँ पे B Cl माइनस है तो यहाँ B माइनस हो गया। तो बेसिकली ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये किसके लिए, PCl5 के लिए। अब देखिए PCl5 का मैंने 2 मोल लिया था, आपको याद हो तो यहाँ पे 2 मोल लिया हूँ कि नहीं। तो एक तो इसमें टूट जाएगा, फिर जो दूसरा बचेगा ना, वो PCl5 यहाँ आएगा, और PCl5 आते ही इसके साथ रिएक्ट कर लेगा Cl6 से, Cl माइनस से, और यहाँ बना लेगा PCl6 माइनस, ठीक है। तो ये 2 बन गया सॉलिड स्टेट में। ऐसे ही जब PBr, रुक जाइएगा, अभी PBr5 की बात करते हैं। तो PBr5 क्या हो जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। PBr4 प्लस तो बनता है, लेकिन यहाँ पे Br माइनस इधर निकलेगा। लेकिन इसको अगर आप चाहेंगे कि ये दोबारा PBr5 से रिएक्ट हो जाए, ठीक है, और PBr6 माइनस बना दे, तो ये ऐसा नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रीजन होता है, मैं बताऊंगा, पहले ये नहीं वो खुला है, साफ साफ। हम अपॉइंटमेंट बुक कर लेना, तो ठीक है। और सब खैरियत ना? और किसके साथ आएंगे? इनके साथ आएंगे। अच्छा भेज देंगे, अच्छा चलेगा आपके वाले। ठीक है फिर हम बुक कर दे। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है हम बुक कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. हो गया। लिख ले। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा दिव्यम, कि अगर जनरल फॉर्मूला लिखते हैं हम दोबारा से ABN, तो ये किस में जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि AB, और यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो N-1, और एक कम होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, ठीक है। और ये B माइनस हो गया, एक्चुअल में A का ये एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, इसलिए हो गया। अब यहाँ पे 2 पार्ट बना आपके पास, ठीक है। एक वो जिससे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे PCl6 माइनस बन जा रहा था, और एक वो जिससे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, जैसे PBr6 माइनस नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो दूसरे वाले से होगा वो बस 2 ही में होगा। एक तो आ जाएगा आपका F माइनस और Cl माइनस, यही 2 6 वाला बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे जब नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात आती है, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात आती है, तो यहाँ आ जाएगा आपका I माइनस Br माइनस, या फिर पॉली एटॉमिक अनायन, पॉली एटॉमिक हो जाएंगे। एज फॉर एग्जांपल NO2 माइनस हो गया, NO3 माइनस 2 हो गया, ये सारी चीजें नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप हो जाते हैं, और बल्कि ग्रुप होने की वजह से उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस कंपाउंड को स्टेबल नहीं रखते, अनस्टेबल हो जाता है, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका कि PCl5 में जब गैस में होगा तो इसका sp3d होगा,
ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जब सॉलिड में होगा तो दो टाइप का, PCl4 पॉजिटिव था तो sp3 था, एंड PCl6 नेगेटिव था तो sp3d2 था। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या आ गया आपका PCl4 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा PCl6 नेगेटिव। और वहीं पे हम जब उसकी बात करेंगे, क्या नाम है, ब्रोमीन की, तो उसमें बस PBr4 पॉजिटिव होगा, यानी sp3 ही रहेगा। ये एक 15 ग्रुप का लास्ट टॉपिक है आपके पास, ऑक्साइड्स, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, बेसिकली इसमें ऑक्साइड्स और भी कवर हो जाते हैं और इजीली हो जाएंगे। It's all because of you. हो गया, 1 minute sir. ओके। Yes sir. हो गया पूरा, वेरी गुड। अब देखिए PCl3 वाले तो मैंने बता दिया, सॉलिड और गैस में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऐसे ही PBr5 की जब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जब ये सॉलिड में होगा तो किस टाइप से एग्जिस्ट करता है, PBr4 प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा Br माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, sp3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब हम PBr5 दोबारा डालते हैं तो ये नो कॉम्प्लेक्स बनाता है, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ड्यू टू large size of Br, large size of Br, ब्रोमीन के लार्ज साइज की वजह से। अब यहाँ पे जब बात करेंगे ये गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में जो होता है इसका sp3d होता है, लेकिन वहीं पे सॉलिड स्टेट में बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। लिख लिया आपने? 1 minute. Yes sir. चलिए, वेरी गुड।
देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले अब बात आ जाएगी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की बात होगी तो कितने टाइप्स के ऑक्साइड होते हैं। एक तो हो जाता है आपका बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं दिव्यम? बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं? फिर आ जाएगा आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं दिव्यम? फिर आ जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बाद अपने पास आ जाएगा एक न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो दिव्य यहाँ ध्यान देंगे कि बेसिक ऑक्साइड मेटल बनाता है कि नहीं, बताइए, एम आई Yes. ऑडिबल? अच्छा, जनरली मेटल ऑक्साइड जितने होते हैं जनरली वो आपके होते हैं मेटल ऑक्साइड। एसिडिक में देखेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं आपके पास, जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल में फिक्स है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, विच रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें तो 3 न्यूट्रल ऑक्साइड होता है बेस का, सॉरी एसिड नॉन मेटल का। एक तो CO हो जाएगा, एक NO हो जाएगा एंड N2O हो जाएगा। ये 3 ही है ऐसा ऑक्साइड जो कि न्यूट्रल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसे लिख लीजिए। और हम न्यूट्रल ऑक्साइड आपको बता दिया मैंने, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड बता दूंगा कौन कौन सा है, और उसके बाद आप बस मेटल और नॉन मेटल देखेंगे और बता देंगे कौन सा है बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। बस 2 ही चीज आपको ध्यान में रखना है। न्यूट्रल ऑक्साइड 3 होता है, CO, NO एंड N2O। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का भी लिस्ट बना दूंगा मैं, उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है। हो जाए तो बताइएगा। देखिए yes sir, हो गया। अब देखिए ये वाला आपको ध्यान में रहेगा, CO, NO और N2। देखिए जो नॉन मेटल होते हैं ना, या तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं या नॉन मेटालिक ऑक्साइड ही बनाते हैं, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड। तो ये न्यूट्रल वाला ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो एम्फोटेरिक में बेसिकली एक्सेप्शन आता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये लिख रहा हूँ मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की जब बात करते हैं तो यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ मैं, ये A वाला है, ठीक है, केस 1। तो यहाँ पे जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, क्रोमियम, ठीक है। और यहाँ पे वेनेडियम, देन आएंगे SB एंटीमनी, AS एंड PB। तो जिंक से एक बात स्टार्ट हो रही हमेशा है ना ध्यान लोग? में रखें, हाँ जिंक से स्टार्ट हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्रोमियम जब भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तभी आपका एम्फोटेरिक शो करेगा, ये मेटल है। वैनेडियम जब भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो एम्फोटेरिक शो करेगा। SB एंटीमनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो आपका एम्फोटेरिक शो करेगा, ठीक है। आर्सेनिक +3 में होगा तो आपका एम्फोटेरिक शो करेगा, इसे लिख लीजिए। और ये एल्युमिनियम, बेरिलियम, ये किसी में भी होगा, आपका क्या शो करेगा, आपका
एम्फोटेरिक शो करेगा। यस सर हो गया। वेरी गुड। अब देखिए बी वाला देखिए, बी केस, मेटल, जितने भी मेटल है, मेटल विद ऑक्सीडेशन स्टेट +4, मेटल जब भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो होगा आपका एम्फोटेरिक। ठीक है, तो ये बी केस हो गया एम्फोटेरिक के लिए, ये लिख लीजिए। फिर मेटल की बात कर लेंगे, फिर नॉन मेटल की बात कर लेंगे, फिर मेटलॉइड की बात कर लेंगे, बात खत्म। उसके बाद हम कुछ ऑक्साइड्स दे देंगे जिसमें आपको ये पता करना है कि कौन बेसिक है और कौन एसिडिक है। सर मतलब जिन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी वो एम्फोटेरिक है ना? एग्जैक्टली। यस सर लिखिए। और एक्सेप्शन विल बी ऑलवेज देयर, ये मेटल विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एम्फोटेरिक है, तो ये सारे एक्सेप्शन है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बात समझ में आ रही है? दिव्यम, अब देखिए मेटल की बात करते हैं। मेटल जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे मेटल है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटल अगर +1, +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आर बेसिक ऑक्साइड, आर बेसिक, दिव्यम एम आई ऑडिबल, ऑक्साइड एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। दिव्यम, यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेटल जब भी +1, +2, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो बेसिक ऑक्साइड होगा एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक में आपने देखा क्रोमियम मेटल है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा, अगर मेटल, पहले ही लिखवा चुका हूँ, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर एम्फोटेरिक, ये तो पहले पॉइंट में लिखवा लिया था। ठीक है, इसके बाद मेटल जो होता है एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है, तो जब भी मेटल +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, आर एसिडिक, आर एसिडिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक में होगा तो सही है, नहीं तो नहीं। तो इसे लिख लीजिए मेटल वाले का। और नॉन मेटल वाले का एक ही लिखना होता है, नॉन मेटल जो होते हैं ऑल आर एसिडिक, जितने भी नॉन मेटल होते हैं ऑल आर एसिडिक एक्सेप्ट NO, CO and N2। नेक्स्ट क्लास तो आप ले नहीं पाएंगे, नेक्स्ट क्लास कब है? 30 को। ओके, पॉसिबल हो तो 1 आवर का ले लीजिएगा इफ पॉसिबल। एक को फिजिक्स का पेपर है ना? यस सर, इससे ले रहा हूँ मैं। ओके। यस सर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे नॉन मेटलॉइड आ जाते हैं, देखते हैं मेटलॉइड्स। अभी मेटलॉइड की जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले देखिए जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, सेलेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया और टेलोरियम हो गया, ये सारे मेटलॉइड आ गए। ठीक है, इनका ऑक्साइड्स जो होता है, मेटलॉइड्स ऑक्साइड्स और एसिडिक, सारे के सारे एसिडिक होते हैं।
एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक वाला जो लिस्ट बनाया हूँ वो एम्फोटेरिक में ही जाएगा। हो गया दिव्य? ऐसा चलिए, अब इसमें बताना आपको कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। सबसे पहले B2O3, Al2O3, Ga2O3, Tl2O3 एंड देन आ जाएगा In2O3। चलिए इनका बता दीजिए कौन ऑक्सीडेज कौन सा क्या है। सबसे पहले देखिए बोरोन, बोरोन क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है, ध्यान दीजिए इधर, नॉन मेटल दिखे आपको? नॉन मेटल में क्या लिखा था कि ऑल आर एसिडिक एक्सेप्ट NOCO एंड N2। नॉन मेटल है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा आपका? एसिडिक हो जाएगा। ये एल्युमिनियम को मैंने किस में लिखा था? एक्सेप्शन में लिखा था, किसमें? एम्फोटेरिक में। तो Al2O3 क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक हो जाएगा। तो ठीक है, Ga2O3 भी तो एम्फोटेरिक हो जाएगा। एम्फोटेरिक होगा ना? हाँ एम्फोटेरिक हो जाएगा, लिस्ट में था ये भी एम्फोटेरिक। Tl2O3 और In2 ये नीचे पर जाकर मेटल हो बेसिक जाता है, और मेटल में ऑक्सीडेशन, तो ये बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिक ये ऑक्साइड, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +3+3, और मेटल विद ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 आर बेसिक, एंड +4 आर एम्फोटेरिक, एंड +5 +6 +7 आर एसिडिक। क्लियर है? ऐसा अब दूसरा वाला आप खुद करिएगा, ये तो मैंने बता दिया। यहाँ पे आ गया आपके पास N2O5, ठीक है। देन आ गया आपका P2O5, ये पूछ सकता है आपसे AS2O5, ठीक है, ये 15th ग्रुप है। Sb2O5 एंड देन Bi2O5। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। सर N2O तो एसिडिक होगा। हाँ एसिडिक हो जाएगा, सबका निकालिए। यहाँ पे क्या आएगा? +5 आएगा, यहाँ +5 आएगा, यहाँ भी +5 आएगा, यहाँ भी +5 आएगा, यहाँ भी +5 आएगा। अब ज्यादा ध्यान दीजिए, ये मेटल बताया था मैं आपको, मेटल विद ऑक्सीडेशन, मेटल बताया था बिस्मथ क्या होता है? मेटल होता है कि नहीं? यस सर। और मेटल विद ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +6 +7 एसिडिक होगा। Sb भी एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक, क्योंकि सारे के सारे इधर नॉन मेटल है, और नॉन मेटल सारे के सारे क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में कौन कौन सा आता है? NOCO N2O। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? एसिडिक होंगे कि नहीं? यस सर। लिख लीजिए। यस सर, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 15 ग्रुप का ही देता हूँ, बहुत ही आसान सा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मैंने N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3।
ये थोड़ा अच्छा है ना हो तो बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा अभी के अभी। सर N2O3 एसिडिक होगा? वेरी गुड, ये तो एसिडिक ही होगा। सबसे पहले ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए करिए, ये सबका +3 +3 +3 आएगा। बताइए जरा। सर P2O3 बेस होगा। P2O3 बेसिक। बेसिक, बेसिक कहाँ से हो जाएगा? फास्फोरस भी तो वही होता है ना, नॉन मेटल, तो ये भी एसिडिक होगा। लेकिन यहाँ AS2 और SB को देखने के लिए आप बस एम्फोटेरिक ध्यान में रखा करिए। एम्फोटेरिक के बाद ये आपको पता है होता है कि नहीं कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, पता होता है कि नहीं? बट सर जो P2O3 O3 है वो तो एक मेटलिक नेचर का है ना, बोलिए। जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। अरे डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, फास्फोरस कब से मेटल हो गया? फास्फोरस मेटल है क्या? अच्छा नहीं सर, सॉरी नॉन मेटल है, सॉरी सॉरी। इंक्रीज करने का मतलब वो नॉन मेटल मेटल थोड़ी हो गया। अब देखिए यहाँ पे SB एंटीमनी और आर्सेनिक, ठीक है, ये दोनों के दोनों जब S+3 में होंगे तो क्या होंगे? एम्फोटेरिक होंगे, लिस्ट में लिखवाया था। यस सर। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? +3 में, ये भी एम्फोटेरिक हो जाएगा और ये भी एम्फोटेरिक हो जाएगा, और ये मेटल है विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल विद +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर बेसिक, तो ये बेसिक हो जाएगा कि नहीं? यस आपको एम्फोटेरिक वाला ध्यान में रखना है। जरा 16th ग्रुप का देख लेते हैं। SO2 SeO2 TeO2 पोलोनियम डाइऑक्साइड लिखिए जरा। सर SO2 तो एसिडिक होगा। हाँ, सर सेलेनियम मेटल होता है? सेलेनियम यस सर। नहीं नहीं, नॉन मेटल होता है। सर ये एसिडिक होगा? मैं श्योर नहीं हूँ हाँ एसिड। देखिए, एसिडिक होगा ये भी। सारे के सारे नॉन मेटल एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट एम्फोटेरिक या फिर वो न्यूट्रल वाला, और ये हो जाएगा आपका एम्फोटेरिक, क्योंकि पोलोनियम जो नीचे वाला होता है वो मेटल होता है, और मेटल विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैंने क्या लिखवाया था? एम्फोटेरिक होगा कि नहीं? मेटल विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यस सर, वो एम्फोटेरिक हो। चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस सर। हम लोग निशान तो चलिए ये बताइए जरा, ठीक है। आपके VO2 V2O3 बाबू आपकी क्लास ले रहे हैं। V2O5 नाश्ता बस हो गया। जरा इन लोग से कह दीजिए कि ज्यादा से कस्टमर आएंगे तो और से कह दीजिए। सर VO कौन सा कंपाउंड होता है? वेनेडियम मोनोऑक्साइड, V वेनेडियम है। मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड। नोट्स मैंने मंगवाए अभिनव से, ठीक है, तो भेजूंगा। सर P ब्लॉक के भी भेज दीजिएगा, P ब्लॉक है ना। हाँ P ब्लॉक का मैंने मांगा है उनसे। एक्चुअल में मेरे पास एक जगह है नहीं, मैंने उनको पढ़ाया था तो मेरे ख्याल से 17th ग्रुप तक पढ़ाया हूँ, तो उनके पास होगा। और आई थिंक सैटरडे संडे में उनकी कंप्लीट हो जाएगी तो पूरा मिल जाएगा।
सर वीओ न्यूट्रल होगा। सबसे पहले वेनेडियम क्या है? वेनेडियम एस मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड क्या है, पता है आपको? हाँ या ना? सर आई थिंक मेटालॉइड है शायद। मेटलॉइड है। मेटलॉइड का मैंने लिस्ट लिखवाया। और वेनेडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है पता है? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में मैक्सिमम मेटल होते हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये सबसे पहले ये निकालिए, ये +2, ये क्या हो जाएगा +4, ये क्या हो जाएगा +3 और ये क्या हो जाएगा +5, यही होगा ना। अब देखिए मेटल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेसिक होगा, मेटल है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो एम्फोटेरिक होगा, मेटल है +3 वाला तो क्या हो जाएगा बेसिक होगा, मेटल है +5 आएगा तो ये एसिडिक हो जाएगा। सॉरी, वेनेडियम का देखिए जरा, इसमें कुछ दे रखा है क्या? वेनेडियम का नाम दे रखा है, हाँ, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब भी वेनेडियम आएगा तो एम्फोटेरिक होगा। तो यही सब आपको ध्यान में रखना है, एम्फोटेरिक वाला। तो ये क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक हो जाएगा। यस सर हो गया। वेरी गुड। अब ये 2 कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये हो जाना चाहिए MnO Mn2O3। आपको पहचानने आता है कि नहीं, मेटल है या नॉन मेटल है या किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये सब हाँ पता सर होना चाहिए। वो आता है। Mn2O7 है, यस सर। ये CRO। वेरी गुड। सर MnO तो बेसिक होगा। MnO बेसिक, वेरी गुड। Mn2O3 सब बेसिक होना चाहिए। होना चाहिए का क्या मतलब? किस बेस पे बता रहे हैं? सबसे पहले ये निकाला करिए, +2, ये कहाँ आएगा +3, यहाँ क्या आएगा +4 और यहाँ क्या आएगा +7, ठीक है। यस सर। तो ये +2 में है तो बेसिक होगा, ये +3 में है तो बेसिक होगा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, +4 में जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। और ये +5 +6 +7 वाले एसिडिक होंगे, होंगे कि नहीं? यस सर। अब ये देख लीजिए, ये +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, फिर यहाँ देख लेंगे +4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +6। अब जरा ध्यान दीजिए, ये +2 में है तो ये तो बेसिक होगा, ठीक है। लेकिन CR वाला मैंने लिखवा रखा था, कहाँ लिखवाया है मैंने? CR +3 में होगा तो एम्फोटेरिक, ये एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये एम्फोटेरिक होगा। +4 वाला तो एम्फोटेरिक होता ही होता है, ये जनरल है। और +6 वाला एसिडिक हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो इससे लिख लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब भी डाउट क्लास लेना हो आप निष्कर्ष से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, डाउट भी ले लेंगे जब भी जरूरत हो। यस सर लिख लिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लोग, ठीक है।